हेलो डियर स्टूडेंट्स, निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम आप लोगों का काफ़ी पास है। अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स का भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद आप लोगों को बहुत ही कम टाइम आपके पास होगा कि आप मेंस के लिए तैयारी कर पाए। तो इसी के लिए देखो हम लोगों ने आप लोगों के लिए इस तरीके से सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है। जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि माय बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चन। तो जो 2 बेस्ट क्वेश्चन मेरी नज़र में जो 2 बेस्ट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, वो भी अगर हम बात करें इरिगेशन की, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के जो बेस्ट 2 क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इससे हेल्प मिलेगी क्योंकि आप देख पा रहे हो कि हर सब्जेक्ट के आप लोगों को कन्वेंशनल क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें इससे पहले आप लोग काफ़ी सब्जेक्ट्स के देख चुके हैं। और आज हम लोग इरिगेशन के देखने जा रहे हैं कि इरिगेशन में कौन से ऐसे 2 बेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपको करके जाने ही चाहिए। बाकी तो देखो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप प्रॉपर ढंग से पढ़ना चाहते हो, प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसके लिए तो आप लोगों के लिए कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप उसे परचेज कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि आप उस कोर्स के साथ जा सकते हैं। राइट, इसी तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। काफ़ी स्टूडेंट्स टेस्ट को बहुत अच्छे से दे रहे हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है कि काफ़ी सीरियस तरीके से आप लोग टेस्ट को ले रहे हैं। राइट, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इरिगेशन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें से कौन से ऐसे 2 क्वेश्चन है या 2 ऐसे कौन से कन्वेंशनल क्वेश्चन है जिसकी सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। राइट, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों का यहाँ पे मैं देखो आप लोगों को 3 क्वेश्चंस दिखाऊंगी। राइट, 3 क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है और इजी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये चाह रही हूँ कि आप लोग एटलीस्ट करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा होमवर्क है। देखो इसमें आप लोगों के लिए क्या लिखा गया है। देखो ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है यूजिंग लेसीज थ्योरी। लेसीज थ्योरी का यूज कर आप लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर आपने इरिगेशन चैनल को डिजाइन करना है जिसमें 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड का आपको डिस्चार्ज दिया गया है और आपको दिया है टेक सिल्ड फैक्टर एज 1। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि लेसीज थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने डिजाइन करना है, विड्थ और डेप्थ को डिजाइन करना है। तो हर किसी ने मुझे लगता है कि लेसीज थ्योरी तो पढ़ी होगी और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके हर मेंस के एग्जाम में देखने को मिलता है, जहां पर कैनेडी से तो नहीं पूछेगा लेकिन लेसीज से आपका 100% क्वेश्चन बन जाता है। राइट, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये होमवर्क का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसे अच्छे से करना है। राइट, अब मैं आपको एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आप लोगों को करा रही हूँ। अब ये होमवर्क का क्वेश्चन है। अब देखो होमवर्क के क्वेश्चन को करना है आप लोगों ने और इस होमवर्क के क्वेश्चन को जब आप कर लेंगे उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप है हमारा इंजीनियर्स एकेडमी सिविल, तो आप इंजीनियर्स एकेडमी सिविल टेलीग्राम ग्रुप में उस क्वेश्चन को आप लोग करें और उसकी फोटो क्लिक कर वहाँ पे जरूर सेंड करें। आप लोगों को पता है कि वहाँ पर आपकी हर एक एक्टिविटी को देखा जाता है। मैं जरूर देखना चाहूंगी कि कितने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। राइट, चलिए तो देखो अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों के पास देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है जिसमें देखो आप लोगों से बोला गया है एक्सप्लेन द टर्म बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड। राइट, आपसे बोला गया है कि बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड के टर्म को आप डिफाइन करें और क्वेश्चन आपको लिखा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बी ऑर्डर इरिगेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इफ, और एक आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया है, उसी के साथ आपका एक छोटा सा थ्योरी का आपका क्वेश्चन यहाँ पे एड ऑन है। राइट, तो आप क्या देख पा रहे हो कि बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड में आप लोगों से बोला गया है कि इस टर्म को आप डिफाइन करें और इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपको दे दिया है कि अगर हम एक हेल्दी ग्रोथ की क्रॉप की अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंसीडर मॉइस्चर कंटेंट मस्ट नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कहा जा रहा है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 25% ऑफ द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से आप लोगों का नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, बिटवीन द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट,
तो आप क्या समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन में? आप ये समझ पा रहे हो कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड को क्या करना है, डिफाइन करना है। आप क्या देख पा रहे हो कि हमें बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड को डिफाइन करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि क्रॉप पीरियड क्या है, तो आपको पता है कि सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम इंटरवल आप लोगों को देखने को मिलता है उसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्रॉप पीरियड कहते हैं, राइट। सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का। इसीलिए ऐसे ही फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम इंटरवल आप लोगों को देखने को मिलता है उसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, उसे आप लोग बेस पीरियड कहते हैं, राइट। तो इसे हम लोग अब डेफिनेशन वाइज हम लोग इनको प्रॉपर ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छा स्कोर देखने को मिले, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिख पा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन ही पूछा गया है कि बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड के बारे में बताएं। तो सबसे पहले आप बेस पीरियड हेडिंग डालेंगे एंड बेस पीरियड में आप लोग लिखेंगे कि बेस पीरियड इज अ टाइम, बेस पीरियड इज अ टाइम। देखिए, बेस पीरियड की अगर बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक का टाइम इंटरवल। तो आप क्या कहोगे कि बेस पीरियड इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम, base period is defined as the total time, base period is defined as the total time between first watering to last watering, तो हम कहते हैं कि जब आप पहली बार पानी दे रहे हैं और फर्स्ट बार वाटरिंग दे रहे हैं, उससे अगर हम लास्ट वाटरिंग तक के टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, बेस पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, बेस पीरियड कहलाता है। आगे देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो आप क्रॉप पीरियड के बारे में लिख सकते हैं। क्रॉप पीरियड, तो अगर हमने बेस पीरियड के बारे में लिखा कि अगर हम फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक के टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो बेस पीरियड, और क्रॉप पीरियड की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं क्रॉप पीरियड इज डिफाइंड एज, क्रॉप पीरियड is defined as ठीक है, क्रॉप पीरियड इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम, क्रॉप पीरियड इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम between the sowing of crop to its harvesting, हम कहते हैं फसल के बोने से लेकर फसल के कटने तक का जो ये टाइम इंटरवल आप लोगों को देखने को मिलता है इसे हम लोग कहते हैं क्रॉप पीरियड। आगे देखो, और भी आप एक चीज लिख सकते हो कि अगर हम बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड की बात करते हैं तो बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड are measured in number of days, ठीक। हो सके तो आप एक डायग्राम को भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं जिसमें हम लोग बेसिकली इस तरीके से आप डायग्राम को बना सकते हैं कि अगर हम लोग क्रॉप पीरियड की बात करते हैं तो हम कहते हैं जैसे कि आपने फसल को बोया और फसल के बोने से लेकर फसल के कटने तक, मतलब कि हार्वेस्टिंग तक अगर हम लोग कहें, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो ये टाइम इंटरवल आप लोगों को नजर आता है इसको आप लोग क्या कहते हैं, इसको आप क्रॉप पीरियड कहते हैं। क्या कहते हो आप इसे, क्रॉप पीरियड। इसी तरीके से फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग तक,
जो ये टाइम इंटरवल आपको नजर आता है इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बेस पीरियड बोलते हो। क्या बोलते हो आप? इसे बेस पीरियड। आपको ये बात समझ में आती है कि फसल के बोने से लेकर फसल के कटने तक का जो टाइम इंटरवल है वो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है? वो हमारे पास क्रॉप पीरियड है। अब देखो, अगर मैं वाटरिंग यहाँ से लिख रही हूँ तो आपको पता है कि वाटरिंग हम लोग बेसिकली जब हम फसल को बो रहे होते हैं, और अगर हम कहें कि अगर हमारी लैंड प्रॉपर ढंग से अच्छी नहीं है तो पहली वाटरिंग तो आप लोगों को लगभग हम कह सकते हैं कि सोइंग से कुछ टाइम पहले आप लोगों को नजर आती है। इस फर्स्ट वाटरिंग से लेकर आप लोगों की अगर हम लास्ट वाटरिंग तक बात करें, और आपको पता है कि लास्ट वाटरिंग आप फसल की कटने तक तो नहीं देते रहोगे, हार्वेस्टिंग तक तो नहीं दोगे, उससे पहले ही आप रुक जाओगे। तो हम कहते हैं फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम इंटरवल आप लोगों को नजर आ रहा है इसको हम लोग बेसिकली क्या नाम देते हैं? बेस पीरियड नाम देते हैं। और बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड की अगर हम बात करें तो दोनों को हम डेज में मेजर करते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड की बात करते हैं तो दोनों में हम लोगों को क्रॉप पीरियड क्या देखने को मिलता है? थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है, थोड़ा सा इसकी वैल्यू ग्रेटर हमें देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू बेस पीरियड। बट अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहें और क्वेश्चंस में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम दोनों को जनरली इक्वल रखकर चलते हैं, राइट? दोनों को बराबर लेके चलते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब हम देखो इतना इनफ है क्योंकि बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड हमें समझाना है, उसके साथ ही आपका जो मेन है वो है ये न्यूमेरिकल। तो आप क्या समझ पा रहे हो? देखो इस न्यूमेरिकल में आपसे पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बी ऑर्डर इरिगेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। जहां पर आपको फील्ड कैपेसिटी दे रहा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दी है, डेंसिटी ऑफ सॉइल दी है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन दी है, डेली कंजप्टिव यूज आपको दिया है, डीडब्ल्यू की वैल्यू आपको दी है। तो आपको क्या बात समझ में आ रही है? पहले तो क्वेश्चन में जो डेटा आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप सोचो कि आप कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन हाउ मेनी डेज विल बी ऑर्डर इरिगेशन इन ऑर्डर टू इंश्योर हेल्दी ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन पूछ रहा है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन आपको ये बात समझ में आती है, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब कि कितने टाइम के बाद आप क्या देना चाह रहे हो, कितने टाइम के बाद आपको इरिगेशन करने की नीड है। तो हम F इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं? DW अपॉन CU कहते हैं। अब DW की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास DW कैसे आ पाएगा? अगर हम बात करते हैं DW तो हम कहते हैं DW क्या है? जितनी डेप्थ ऑफ वाटर आपकी स्टोर हुई है रूट जोन में। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। सपोज ये क्या है? आपकी रूट जोन है, और इस रूट जोन में अगर हम कहें ये टोटल डेप्थ है आपकी, डेप्थ ऑफ रूट जोन। हम कहते हैं कि इस डेप्थ तक ही आपका जो पानी है वो स्टोर हो पाया है। इसका मतलब ये क्या है? हमारी डेप्थ ऑफ वाटर, कितनी डेप्थ ऑफ वाटर आपकी स्टोर हुई है वाटर से, ठीक है? तो इसका मतलब ये DW। तो हमें इतनी बात समझ में आती है कि DW को हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? बस आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो ये अवेलेबल मॉइस्चर दे रखा है, जो कि फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हम लोग निकालेंगे, उसमें आपका मेंशन किया है कि 25% से नीचे आपकी नहीं जानी चाहिए, यही तो लिख रहा है। तो इसका मतलब देखो, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। चलिए अब देखो, क्वेश्चन आपको दिया है तो आप इतनी बात समझ में आती है आपको, और आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम लोग मॉइस्चर की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आपको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट नजर आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को फील्ड कैपेसिटी नजर आती है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट नजर आता है। आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम इसके नीचे कहें तो हम लोगों को नॉन अवेलेबल मॉइस्चर देखने को मिलता है। क्या है आपका? नॉन अवेलेबल मॉइस्चर, ऐसा मॉइस्चर जिसे प्लांट्स क्या नहीं कर सकते, इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। और अगर हम फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये वाला अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है? आपका अवेलेबल मॉइस्चर कहलाता है। और अगर हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से अब बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा क्या कहलाता है? रीडली अवेलेबल मॉइस्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका
रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। और रीडली अवेलेबल मॉइस्चर की हम अगर बात करें तो हम क्या कहते हैं, ऐसा मॉइस्चर जिसे कि प्लांट्स क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली खींच सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब आप क्या देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में आपको फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया है। तो आपको इतनी बात समझ में आती है, अगर हमें रीडली अवेलेबल मॉइस्चर की बात करें और क्वेश्चन कह रहा है कि 25% से नीचे नहीं जाना चाहिए अगर हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो इसका मतलब हम ये चाह रहे हैं ना कि वाटर आपका वाटर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक ही रहे, मतलब इतना मॉइस्चर, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर हमेशा प्रेजेंट रहे। यही तो हम चाह रहे हैं कि भाई इससे नीचे ना जाए, क्योंकि इससे नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं प्लांट्स की ग्रोथ में असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि 25% से नीचे जाए, मतलब हम चाहते हैं कि 75% तक तो हमारा अवेलेबल मॉइस्चर रहे। मतलब ये अवेलेबल मॉइस्चर है, हम चाहते हैं भाई कि अगर हम इसकी बात करें कि ये बस 25% तक नीचे हम लोगों को नजर आए, मतलब 75% मॉइस्चर तो हमेशा प्रेजेंट रहे, जिससे कि हमें प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ नजर आए। बात समझ रहे हो? तो जब ये बात है तो आपको ये बात समझ में आती है कि अगर मैं यहाँ से रीडली अवेलेबल मॉइस्चर को कैलकुलेट करूं, अगर मैं यहाँ से रीडली अवेलेबल मॉइस्चर को कैलकुलेट करती हूँ और कहा गया है कि 25% से नीचे नहीं जाना चाहिए आपका मॉइस्चर, मतलब आपका मॉइस्चर इतने में प्रेजेंट रहना चाहिए, मैक्सिमम फील्ड कैपेसिटी तक हम कह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम कहें तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और आपको ये बात भी पता है कि हम इरिगेशन देना ही कब स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट आपका OMC तक पहुंचता है, आप तुरंत इरिगेशन सप्लाई करना, आप इरिगेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होते रहे। हम इतना इंतजार नहीं करते कि PWP तक पहुंच जाए, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए मॉइस्चर कंटेंट। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग बेसिकली कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे रीडली अवेलेबल मॉइस्चर की बात करें तो हमें ये समझ में आता है कि 25% से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो मतलब 75% ऑफ आपका अवेलेबल मॉइस्चर। और अवेलेबल मॉइस्चर हमारे पास क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। बात समझ रहे हो? क्योंकि देखो अगर हम रीडली अवेलेबल मॉइस्चर की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये टोटल हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास फील्ड कैपेसिटी है, माइनस अगर हम इसकी बात करें तो ये PWP है। मुझे ये अगर बात करनी है कि ये कितना, ये क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। यस और नो? ये टोटल आपका फील्ड कैपेसिटी हो गया, ये आपका PWP हो गया। हमें अगर अवेलेबल मॉइस्चर चाहिए तो फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर मुझे रीडली अवेलेबल मॉइस्चर की हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन साफ साफ मेंशन कर रहा है कि 25% से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो कितना मॉइस्चर हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए, 75% तक हम बात कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका 75% ऑफ फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब आपको समझ में आता है कि 75 डिवाइडेड बाय 100 इनटू आपके पास हो गया फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यहाँ से अगर हम लोग कहें तो 75% आपका ये हो गया। फील्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको कितना दे रखा है, 29% दे रखा है। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमें 0.11 दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि हमारे पास रीडली अवेलेबल मॉइस्चर कितना आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ रहा है 0.135 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.135 आ रहा है। अब देखो आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको क्या लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकालनी है, कहीं ना कहीं बताना है कि कितने डेज के बाद आपको इरिगेशन देना स्टार्ट कर देना है, जिससे कि आपकी जो क्रॉप की ग्रोथ है वो क्या हो सके, अच्छी हो सके, हेल्दी क्रॉप हो सके, राइट। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो आपको समझ में आता है कि DW हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि DW इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है गामा D अपॉन गामा W इनटू D होता है इनटू आपका रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। ये फॉर्मूला तो आप पढ़ ही चुके हो, ठीक। अब आपको पता है अगर हम गामा डी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये गामा डी है क्या, ये हमारे पास डेंसिटी है सॉइल की। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आती है कि अगर डेंसिटी ऑफ सॉइल आपको 1300 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, ये अगर 1300 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है तो गामा डब्ल्यू को भी आप किस में करोगे, kg पर मीटर क्यूब में ही आप पुट करोगे। तो आपको समझ में आता है कि गामा डब्ल्यू क्या हो, 1000 kg पर मीटर क्यूब आपके पास हो गया। अब बात आती है कि डी हम लोग क्या रखे, बताओ क्या डी हम लोगों को गिवन है क्या, डेप्थ ऑफ रूट जोन। यस, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रूट जोन आपको 700 mm दे रखी है। तो आप क्या करोगे, 700 mm आप पुट कर लोगे, क्या कर लोगे
700 mm आप पुट कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय अगर हम लोग कहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.135 आ जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करो तो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 122.85 mm, आपके पास आ रहा है 122.85 mm। समझ रहे हैं? तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ से हमारे पास DW कितना आ गया 122.85 mm आपके पास आ गया। क्वेश्चन में अगर हम लोग देख पाए तो हमारे पास CU की वैल्यू गिवन है क्या? यस, ये दिया है आपको डेली कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। डेली कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर DW की बात करें तो 12 mm पर डे बेसिकली आप लोगों को ये देखने को मिलती है। तो 12 mm पर डे आप लोगों को दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद आपको इरिगेशन करने की ज़रूरत है, तो हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें तो DW/CU होता है। और DW आप देख रहे हो कि अभी आपने निकाला कितना आया था आपका, देखिए 122.85। यस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 122.85 आ जाएगा। CU आप देख पा रहे हो कि 12 है, ये mm पर डे में, ये mm में, तो डेज में आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन आ जाएगी। कैलकुलेट करो कितनी आ रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो 10.2375 डेज आ रही है। कितनी आ रही है 10.2375 डेज आ रही है। इसका मतलब देखो आप इसे नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू पर ले लोगे और नियरेस्ट क्या आ जाएगी आपकी 10 दिन आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सो वाटरिंग, मतलब वाटरिंग आपने इरिगेशन कब देनी है, मतलब 10 दिन के बाद देनी है। ठीक है, तो हम कहेंगे सो वाटरिंग शुड बी अप्लाइड for every 10 days, मतलब हर 10 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद आपने क्या करनी है, इरिगेशन को अप्लाई कर देना है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर आपने क्या करनी है, अप्लाई करनी है, जिससे कि हम लोगों को क्या नजर आ सके। ठीक है, शुड बी अप्लाइड आफ्टर एवरी 10 डेज आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो आप, आफ्टर एवरी 10 डेज। तो हमें इरिगेशन कब अप्लाई करनी है, आपको हर 10 दिन के बाद इरिगेशन अप्लाई करनी है। हर दिन के बाद आपको पानी देना पड़ेगा, हर 10 दिन के बाद आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिले, एक हेल्दी क्रॉप आपको देखने को मिले। तो आप देखो क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। इरिगेशन का तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को माय बेस्ट 2 क्वेश्चन में इसको मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो आप देख रहे हो, देखो कि फील्ड कैपेसिटी आपके पास है, आप देख रहे हो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट आपके पास दे रखा है। तो अब आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज आपने अच्छे से कवर करनी है। ठीक है, अब देखो एक थ्योरी का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा है, जो कि ये है, देखो डिफरेंशिएट कैनाल डिजाइन मेथड बाय लेसिस एंड कैनेडी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, लेसिस कैनेडी मतलब इरिगेशन में अगर कुछ आना है तो लेसिस तो आना ही है, अगर कैनेडी नहीं भी आ पाया। अब इन दोनों की कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर हम कैनेडीज थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है, वैसे तो मैं डिफरेंशिएट अभी कर दूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने पढ़ा है कि अगर हम कैनेडीज थ्योरी की बात करते हैं तो आपको पता है कि कैनेडीज की जब हमने बात करी थी तो उन्होंने अपर बरी दोआब कैनाल में पूरी तरीके से रिसर्च वर्क किया था। उसके बाद उन्होंने अपने फॉर्मूलाज दिए थे। आपने देखा था कि बहुत सारी कमियां हमें कैनेडीज थ्योरी में देखने को मिली, फिर उसको कहीं ना कहीं लेसिस थ्योरी ने क्या किया, कुछ कमी को ओवरकम किया और हमें एक नई थ्योरी दी, जिसमें कि उन्होंने एक्चुअल वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्चुअल स्लोप का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज हम लोगों को दिए। ठीक है, तो हम लोग जब इन दोनों का डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अगर हम इन दोनों के डिफरेंशिएट की बात करें तो किस तरीके से हम लोग कहते हैं कि कैनेडीज थ्योरी में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, और इसी तरीके से अगर हम लोग लेसिस थ्योरी की बात करते हैं तो लेसिस में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। राइट, चलिए तो सबसे पहले इधर हम लोग लिखेंगे कैनेडीज थ्योरी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कैनेडीज थ्योरी और अगर आप लेसिस थ्योरी, इन दोनों को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। तो आपको पता है कि अगर हम कैनेडीज थ्योरी में लिखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि कैनेडीज थ्योरी ने क्या अज्यूम किया था कि जो चैनल होता है, चैनल होगा जो कैनाल का, अगर हम शेप की बात करें या चैनल की बात करें तो कौन सा
कौन सा चैनल इन्होंने एज्यूम किया था? तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका क्या आ जाएगा कि ट्रैपेजॉइडल चैनल माना था, ट्रैपेजॉइडल चैनल। और लेसीज थ्योरी ने अपनी थ्योरी में क्या कहा? लेसीज ने कहा कि ट्रैपेजॉइडल चैनल तो नहीं, जब वाटर आपके कैनाल से एंटर करेगा तो वो आपका ऑटोमेटिक सेमी एलिप्टिकल शेप को क्या करेगा? ले लेगा। तो इन्होंने कौन सा एज्यूम किया? इन्होंने बोला सेमी एलिप्टिकल शेप, सेमी एलिप्टिकल शेप। इन्होंने कहा ट्रैपेजॉइडल शेप, इन्होंने कहा सेमी एलिप्टिकल शेप। सेकंड पॉइंट, अगर हम कैनेडीज थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कटर्स इक्वेशंस को दिया। अगर हम लोग कहें रिकमेंड, आपको पता है, देखो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम कैनेडीज की बात करें, इन्होंने कहा कि एक्चुअल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो? कटर्स इक्वेशन को लगाओ। लेसिस ने क्या दिया? अपना खुद का फॉर्मूला दिया, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम कैनेडीज थ्योरी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या रिकमेंड करा? कटर्स इक्वेशन को रिकमेंड करा। रिकमेंड कटर्स इक्वेशन टू फाइंड वेलोसिटी, टू फाइंड वेलोसिटी। यहां पे हम कह सकते हैं लेसिस गेव ओन फॉर्मूला टू फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी। इन्होंने क्या दिया? एक्चुअल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए अपना ओन फॉर्मूला दिया, जो कि फॉर्मूला भी अगर आप चाहते हो तो मेंशन कर सकते हो कि v इज इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की होल पावर 1/6। ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। और आप क्या मेंशन कर सकते हैं? ये मेंशंस कर सकते हो आप, ठीक। और देखो, अगर हम रिजीम कंडीशंस की बात करें तो रिजीम को कैनेडीज ने सिर्फ एक ही रिजीम डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जिसमें ना ही सिल्टिंग देखने को मिलेगी, ना ही हम लोगों को स्काउरिंग देखने को मिले, ठीक है। ऐसे चैनल को उन्होंने रिजीम चैनल कहा। ना ही उसमें आपको सिल्टिंग नजर आई, ना ही उसमें इरोजन, मतलब ना ही उसमें पार्टिकल सेटल डाउन हो और ना ही उसमें हम लोगों को इरोजन नजर आए। तो ऐसी कंडीशन को उन्होंने क्या कहा? ऐसे चैनल को उन्होंने क्या कहा? रिजीम चैनल, ठीक। अब लेसिस ने क्या किया? 3 रिजीम कंडीशंस रखी, जिसमें इनिशियल रिजीम, ट्रू रिजीम, फाइनल रिजीम, ठीक। तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। मेंशन करने की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हम लोग मेंशन कर सकते हैं। आगे थर्ड हम लोग लिख सकते हैं नो इक्वेशन फॉर बेड स्लोप। नो इक्वेशन फॉर बेड स्लोप। बेड स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए कोई भी इक्वेशन नहीं दी गई। किसके द्वारा? कैनेडीज थ्योरी के द्वारा। लेसिस थ्योरी के द्वारा आपके पास बेड स्लोप के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, ठीक है। f की पावर 5/3 3340 q की पावर 1/6, राइट। आगे अगर हम फोर्थ वन की बात करें, ट्रापेजॉइडल चैनल, सेमी एलिप्टिकल, कटर्स इक्वेशन दी, उन्होंने अपना ओन फॉर्मूला दिया। इन्होंने कोई भी इक्वेशन नहीं दी बेड स्लोप के लिए, उन्होंने अपनी एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया। इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से ट्रायल एरर बेस्ड थ्योरी है। क्या है ये? ट्रायल एरर बेस्ड थ्योरी है। और अगर हम लोग बात करते हैं लेसिस थ्योरी की, तो लेसिस थ्योरी क्या है आपकी? डायरेक्ट प्रोसीजर बेस्ड थ्योरी है, ठीक है। क्या है आपकी? डायरेक्ट प्रोसीजर बेस्ड थ्योरी है। डायरेक्ट, राइट, डायरेक्ट प्रोसीजर बेस्ड थ्योरी है। डायरेक्ट प्रोसीजर बेस्ड थ्योरी है। डायरेक्ट क्या है? प्रोसीजर बेस्ड थ्योरी है। तो आप क्या देख पा रहे हो? ये ट्रायल एरर बेस्ड थ्योरी है, वो क्या है? डायरेक्ट प्रोसीजर बेस्ड थ्योरी है। आगे आप क्या कह सकते हो कि अगर हम लोग कैनेडीज थ्योरी की बात करें तो और हम लोग क्या कह सकते हैं, बताओ। हम कहते हैं कि अगर हम कैनेडीज थ्योरी की बात करें तो हम कहते हैं एप्लीकेबल फॉर एलुवियल रिवर्स, एप्लीकेबल फॉर एलुवियल रिवर्स, ठीक। ये तो देखो ओनली जो एलुवियल रिवर्स हैं उसी के लिए हमारी एप्लीकेबल है। इसके लिए अगर हम लोग कहें, ठीक है, रिवर्स नहीं, सॉरी, चैनल्स आपका आ जाएगा, एलुवियल चैनल्स, ठीक। ये आपका बेस थ्योरी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर हम क्या कह सकते हैं? एलुवियल चैनल। और यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि ये तो एप्लीकेबल आपके एलुवियल चैनल्स के लिए तो है ही, एलुवियल चैनल्स के लिए तो ये एप्लीकेबल है ही, साथ ही साथ और भी हमारी रिवर्स के लिए भी क्या है? ये एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप कह सकते हो ओनली वन रिजीम को ही कंसीडर किया था। यहाँ पे आप कह सकते हो ओनली वन रिजीम कंडीशंस को ही यहाँ पे
कंसीडर किया था, ओनली वन रिजीम कंडीशन, ठीक, ओनली वन रिजीम कंडीशन। यहाँ पे क्या किया, रिजीम, हाँ रिजीम को 3 उसमें क्लासीफाइड कर लिया, जिसमें आप कह सकते हो कि आपके पास ट्रू रिजीम आया, ट्रू रिजीम आया, आपके पास इनिशियल रिजीम आया, ट्रू रिजीम, इनिशियल रिजीम, एंड लास्ट वन की हम बात करें तो आपके पास फाइनल रिजीम आया। क्या आया आपके पास, फाइनल रिजीम आया। तो ये सब क्या है बेसिकली, अगर हम कहें कैनेडीज थ्योरी और लेसीज थ्योरी में आपका बेसिक डिफरेंस है। बाकी देखो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो कि कैनेडीज थ्योरी में अगर हम कहें तो कैनेडीज ने एज्यूम किया कि जो एडीज हमारी जनरेट होती हैं वो सिर्फ बेस से जनरेट होती है। लेसीज थ्योरी में आपने कहा कि एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम बेस एंड साइड्स बोथ, तो इसको भी मेंशन कर सकते हो। देखो बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसे मेंशन किया जा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि आपके पास एक डिफाइंड टाइम है, उसी में आपने रिप्रेजेंट करना है चीज़ों को। तो आप कह सकते हो कि कैनेडीज थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कहें तो इसमें क्या कहा गया कि एडीज आर जनरेटेड, eddies are generated base only, eddies are generated base only। इन्होंने क्या कहा कि eddies are generated, eddies are generated, eddies are generated base and sides both, base and sides both, दोनों से हमारी eddies जनरेट होती है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें ट्रापेजॉइडल चैनल, सेमी एलिप्टिकल शेप, कटर्स इक्वेशन को कहा, लेसीज ने अपना फॉर्मूला दिया। इसमें कोई बैड स्लोप का आपके पास इक्वेशन नहीं है, इसमें बैड स्लोप की आपको इक्वेशन नजर आई। इसमें आपको रिजीम कंडीशंस, ओनली वन रिजीम कंडीशन के बारे में कहा। यहाँ पे आपको ट्रू रिजीम, इनिशियल रिजीम, फाइनल रिजीम देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। अब बाकी इसके अलावा भी आप बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि ये फॉर्मूला इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट करो लेसीज एंड कैनेडीज, तो आप प्रॉपर ढंग से लिखें कि कैनेडीज आपकी क्या थी। कैनेडीज में हमको पूरी तरीके से आइटरेटिव थ्योरी देखने को मिली, ट्रायल एरर बेस्ड थ्योरी थी। लेसीज थ्योरी की बात करें तो डायरेक्ट प्रोसीजर बेस्ड थ्योरी है, डायरेक्ट हमारे पास सारे फॉर्मूलाज हैं जिनसे हम लेसीज थ्योरी में पूरी तरीके से चैनल को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो देखो ये आपके सामने आज मैंने 2 बेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने इरिगेशंस के मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहाँ पे शामिल किए गए। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और मुझे नहीं लगता कि इस होमवर्क क्वेश्चन में आपको दिक्कत आनी चाहिए। ठीक, हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि आप क्या करोगे। v का फॉर्मूला आपके पास होता है QF²/140 की होल पावर 1/6। r का फॉर्मूला आपके पास होता है 5/2 इंटू V²/f। f आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप बेड स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से आपने विड्थ और y, विड्थ और डेप्थ की वैल्यू बेसिकली आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब देखो आप लोग जो होमवर्क में क्वेश्चंस करते हो उसको काफी स्टूडेंट्स भेजते भी हैं और उसके आधार पर देखो ये RCC का एक क्वेश्चन आप लोगों का सर ने कराया था जिसमें सर ने कहा था कि ये होमवर्क है, इसको करके लाना। ठीक है, तो इसमें देखो अगर आपने इस तरीके से सॉल्व किया है तो आपका बेस्ट होगा। देखो कि आपको बी और डी दे रखा है, इस तरीके से आपको EST कैलकुलेट करा है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, और इसी तरीके से आप XU लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें XU को आपने कैलकुलेट करा। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने पूरी तरीके से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करा। इजी ही क्वेश्चन है, राइट? तो आप लोगों ने किया होगा, तो ये आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि ये इसका सोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखो आप लोगों को पता है कि मेंस की टेस्ट सीरीज काफी स्टूडेंट्स भाई बहुत सीरियस हैं और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली उनका रिजल्ट फेवर में ही उनका जाएगा। ठीक है, फेवर में आपकी चीजें तब जाती हैं जब आप मेहनत भी उतनी शिद्दत से करते हो, राइट? तो आप ये देख पा रहे हैं कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च करी है जिसमें ऑलरेडी आपके 2-3 सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर एनरोल होना चाहते हैं टेस्ट सीरीज में, टोटल आपको 10 टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। 11 दिसंबर से ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आप अभी भी इसमें एनरोल होते हो तब भी आपको पूरे के पूरे 10 के 10 टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो और अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो, ऑनलाइन तो अवेलेबल है ही, ठीक, और किस तरीके से प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से आप कॉपीज को अपलोड करते हैं, इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और देखो, अगर आपने ऑफलाइन अगर देनी है, ऑफलाइन अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे रांची सेंटर, नागपुर सेंटर, कानपुर सेंटर, भोपाल सेंटर, मुखर्जी नगर सेंटर, जयपुर सेंटर, पटना सेंटर, प्रयागराज सेंटर, अजमेर सेंटर, लखनऊ सेंटर में आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन जाकर भी टेस्ट दे सकते हैं। बट अगर आप ऑफलाइन नहीं जाना चाहते तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको पूरी तरीके से कॉपी चेक होकर आपको प्रॉपर ढंग से दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपने गलती करी है और कहाँ पर आप इस गलती को क्या कर सकते हो, आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, या मैं ये कहूँ कि आप अपनी गलती को सुधार सकते हो, क्योंकि गलतियाँ यहाँ सुधरेंगी तभी तो आप फाइनल एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स एनरोल हैं, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें लगता है कि वो अपनी प्रैक्टिस को और भी बहुत अच्छे से कर पाएं, तो वो इसमें एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, माय बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चंस में और भी क्वेश्चंस आप लोगों को आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे। तब तक आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। जितने भी नए स्टूडेंट्स चैनल में हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, देखो इसको ऐसे ही सुनकर आपने छोड़ नहीं देना, एटलीस्ट आपने इसको करना है और करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना है, राइट। और टेलीग्राम ग्रुप का नेम मैं आपको बता चुकी हूँ, इंजीनियर्स अकेडमी सिविल टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें। जैसे ही आप ज्वाइन कर लेंगे तो वैसे ही आप वहाँ पर आप भेज सकते हैं जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद जिससे कि मैं भी आप लोगों को बता पाऊँ कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया, कहाँ पर कमी है, और अगर सही है तो आप बहुत अच्छा आने वाले समय में कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.